अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। गुजरात में बीजेपी ने एक नई तारीख रकम की है। उसने 156 सीटों पर जीत हासिल कर ली। 182 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने तने तनहा 150 सीटों से ज़्यादा सीटें हासिल की। कांग्रेस की हालत रियासत में इंतहाई खस्ता रही क्योंकि उसने महज 17 सीटों पर जीत हासिल की। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसके 5 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और दीगर के हिस्से में 4 सीटें आई हैं। इस जीत के बाद जनता और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने खिताब किया। निशान बनाकर मोदी विक्ट्री का निशान बनाते हुए प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के अभिवादन को स्वीकार करते हुए मोदी भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो पार्टी मुख्यालय में जो एक मंच बनाया गया है, उस मंच पे जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर की तरफ गए जहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी एक झलक मिल सके और उस जगह पर जाकर उन्होंने अभिवादन किया, हाथ उठाकर अभिनंदन किया, विक्ट्री साइन बनाया, जीत की खुशी जताई और उसके बाद जो है वो मंच की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं जहां से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मोदी मोदी किया, लेकिन ये वो मतदाता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस के कुशासन को, उसकी बुराइयों को देखा नहीं था। वे फ्रेश थे, उन्होंने सिर्फ भाजपा की ही सरकार को देखा था। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं
न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं किया, लेकिन ये वो मत और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की, उसके घर में अच्छा सा शौचालय हो जाए और वो जीवन इज्जत के साथ जी सके, इसलिए परिवर्तन आपने ला करके दिखाया है। गरीब के घर में बिजली मिले 24 घंटे, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, वो विकास करने के लिए उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, महिलाओं की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, किसानों को इज्जत से आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सारी नीतियों को आपने प्रतिपादित किया है। और जिस तरीके से आपने गुजरात में विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गुजरात की जनता ने भी नतीजों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह भी आपको देखने को मिला। और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर वहां की आवाम ने रिवाज कायम रखते हुए इख्तिदार बदल दिया। यानी हर इंतखाबात की तरह इस बार भी इख्तिदार बदला है। रियासत की 68 सीटों पर वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। आखिरी नताइज में कांग्रेस ने अक्सरियत के लिए ज़रूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। 2017 के मुकाबले उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ है। 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश हम जीतते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट
इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। विधायक दल की बैठक सर, अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे, और तब मीटिंग बुलाना है, वो तय करें। सर गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी वो तो का। हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम बढ़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है, और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे जहाँ कुछ कमियां। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने असेंबली इंतखाबात में शिकस्त को कबूल करते हुए कहा कि वो आवाम के फैसले के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। रियासत में बनने वाली नई कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए ठाकुर ने कहा कि मैं कुछ ही देर में राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा। काबिल जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के अब तक के रुझानात और नताइज के मुताबिक कांग्रेस ने हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी किया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया, और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा भाई अमित शाह जी का, और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे, और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही है, 100 वोट से कम भी, और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का।
अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक। मुल्क के 5 रियासतों की 6 असेंबली सीटों में 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी को मिली हैं। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के रघुराज शाक्या को 2,88,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सबसे ज्यादा उलटफेर आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में हुआ। वहां 71 साल बाद बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। उधर खतौली असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी आरएलडी अलायंस के मदन भैया की जीत हुई। बिहार की कुडनी असेंबली सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा। वहां बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3,632 वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर और राजस्थान की सरदार शहर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और ये जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, गुजरात असेंबली इंतखाबात में हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा मिला। अब तक के जो नतायज आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी रियासत की 182 सीटों में से 5 सीटें जीत चुकी हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12.89% वोट मिले। हालांकि आम आदमी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी गुजरात की खंबारिया असेंबली सीट से हार गए। वहां बीजेपी उम्मीदवार अय्यर मुलू भाई हरदास भाई बेरा ने जीत दर्ज की है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। वहीं चाशुमे को आए नतायज में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा रियासत में कांग्रेस 14 सीटें जीत चुकी है और 2 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी ने 156 सीटें जीती है। जब किसी पार्टी को 4 अलग अलग रियासतों के लोकसभा या असेंबली इंतखाबात में कम से कम 6% वोट मिले, साथ ही वो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हो तो उसे कौमी पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की तजवीज को कबूल कर लिया है। तेलंगाना के वजीर आला और टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने दशहरे के मौके पर अपनी नई पार्टी को लॉन्च कर दिया था। उन्होंने इस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति का नाम दिया था। सीएम केसीआर ने बताया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अब बीआरएस बन गई है। वजीर आला कल यानी 9 दिसंबर जुम्मे के रोज 1:20 पर अपनी नई पार्टी के परचम की रस्म कुशाई अंजाम देंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुमेरात को कहा कि मुल्क में मुसाफिरों के लिए हवाई खिदमत को आसान बनाने और तरक्की याफ्ता ममालिक के तहत शहरी हवाबाजी की खिदमत को चलाने के लिए काम जारी है। सिंधिया ने लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में ये इत्तला दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी इस सिमत में बेहतर काम हो सकेगा। India. Now, if we are to do that, we need to take the call. Are we going to do that with currently well-served airports in the country? Or are we going to both increase the penetration in rural areas as well as deepen that penetration in rural areas? And let me give a couple of examples of that. Many airports that have been wiped off the civil aviation map post-World War II, prior to independence in India, have resurfaced on the civil aviation map, all because of Prime Minister's Ude Desh Ke Aam Nagarik program. In the last 6 years, we have built out 70 airports, waterdromes and heliports under the Udan Yojana. Airports that one would never have conceived of. Rupsi in Assam, Darbhanga, Jharsuguda in Orissa, Kishangarh in Rajasthan. Airports that today give robust connectivity to earlier unserved populations across the length and breadth of our country, ranging between 50,000 passengers to 5.5 lakh passengers each.
We have limited resources. Udan Yojana was given 4,500 crores in terms of capex and a viability gap funding program. Within that, today, we have transported in the last 6 years 1.1 crore passengers in our country that probably have never flown before in their lives. We have flown close to 215,000 flights in the last 6 years that would have never flown before. We have connected 70 airports along the length and breadth of India. And it is our target. Let me commit to our House. I hope that in the next 3 to 4 years, we will connect another 100 airports, waterdromes and heliports in India. Prior to independence, prior to 13-14, we had 74 airports in our country. Today, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में चौथा दिन है। कोटा में चल रही यात्रा के दौरान लोगों का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के मुलजिमीन की बरीयत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 2020 में बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। मुलजिमीन में साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा शामिल थे। ख्याल है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों हिंदू कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। उनका दावा था कि बाबरी मस्जिद एक तबाहशुदा हिंदू मंदिर के खंडरात पर तामीर की गई थी और यह जगह भगवान राम की जाए पैदाश है। जिस वक्त मस्जिद शहीद की गई, जमीन की मिल्कियत का मुकदमा पहले से ही चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को 2019 में हिंदुओं को दे दिया, जहां अब राम मंदिर तामीर हो रहा है। इस साल के शुरू में अयोध्या के 2 बाशिंदों हाजी महबूब और सैयद अखलाक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने नजरसानी की दरखास्त दायर की थी। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 9 नवंबर को नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए अपील कुनिंदगान के पास फैसले को चैलेंज करने का कोई जवाब नहीं रहने की बात की थी, क्योंकि वो मामले में मुतासिर नहीं थे। AIMPL बी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड ने मुलजिमीन को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और आरबीआई को हिदायत दी है कि 2016 के नोटबंदी के फैसले से जुड़े सभी रिकॉर्ड को देखने के लिए अदालत में पेश किया जाए। नोटबंदी के कदम को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों की एक पुलिंदे पर तफसीली समाअत के बाद जस्टिस एस ए नजीर की सदारत वाली बेंच ने फैसला महफूज रख लिया। बेंच में शामिल जस्टिस BRB, AS बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना ने कहा कि इंडियन यूनियन और आरबीआई के वकील को अहम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत दी जाती है। मरकज की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण ने की और आरबीआई की नुमाइंदगी सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने की और कुछ अर्जी दहिंदगान की तरफ से सीनियर वकील P चिदम्बरम और श्याम दीवान पेश हुए। अर्जियों पर फैसला महफूज रखते हुए अदालत उस्मान ने फरीकैन को 10 दिसंबर तक तहरीरी दलाइल दाखिल करने की हिदायत दी। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि वो मुताल्लिका रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अदालत फैसले की खूबी खामी पर गौर नहीं करेगी, लेकिन ये हमेशा इसी तरीके पर जा सकती है जिस तरह से उसे लिया गया था। दो चीजें पूरी तरह से अलग हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि क्योंकि एक माशी पॉलिसी है, अदालत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। हुकूमत जानती है कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन उसका क्या सबूत है कि वो फैसला लेते वक्त उन बातों को तवज्जो में रखती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लॉन्च व्हीकल PSLV XL के लिए बनाई गई PSOM XL मोटर का कामयाब तजुर्बा किया गया। इसरो की तरफ से दी गई इतला में बताया गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ने लॉन्च व्हीकल की मोटर तैयार की, जिसका कल श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट से तजुर्बा किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को 45 घंटे बाद भी निकाला नहीं जा सका। बोर 400 फीट गहरा है। बच्चे को निकालने के लिए बोर के 45 फीट का लेवल का गड्ढा खोदा गया, लेकिन लगातार पानी आने की वजह से गड्ढे की गहराई ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकी। टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। अभी 2.5 फीट तक का टनल बना लिया गया है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि सुरंग बनाने का काम आड़े बोर की मशीन से किया जा रहा है। ये मशीन जहां तक काम करती है वहां तक मशीन से ही सुरंग बनेगी। बड़ी मशीनों को यहां पे इस्तेमाल करने से ग्रेस किया जा रहा है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन से ये जमीन धंसने का खतरा वहां पे रह सकता है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जाएगा। शुमाली हिंद की रियासतों में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है, वहीं जुनूबी हिंद में बारिश का दौर अब भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक साउथ इंडिया में बने गहरे दबाव की वजह से तूफान मैंडूस आने का अंदेशा है। इसका असर जुनूबी हिंद के कई इलाकों में 8 से 11 दिसंबर तक पुडुचेरी, नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिल मुतासिर होंगे। इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 9 दिसंबर को 70 किलोमीटर फी घंटे की तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां चाशुम्बे को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े एक टीटी पर बिजली के तार का टुकड़ा आ गिरा। इससे टीटी के जिस्म से चिंगारियां उठने लगी और वो पटरियों पर जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुमेरात को इंडोनेशिया के मगरबी जावा इलाके में 5.8 शिद्दत का जल्जला आया। ये जानकारी वहां के अफसरान ने दी। शुरू में महकमे मौसमियात, माहौलियाती साइंस और अराजी साइंसी एजेंसी ने कहा कि जल्जले की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई, हालांकि बाद में इसे घटाकर 5.8 बताया गया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की राजधानी जकार्ता में जल्जले के जोरदार झटके महसूस किए गए। एक अफसर ने एजेंसी को बताया कि जल्जला सुबह 7:50 पर आया, जिसका मरकज मगरबी जावा इलाके के सुकाबो जिले से 22 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ था और उसकी गहराई 122 किलोमीटर थी। साथ ही अफसर ने कहा कि जल्जले में सुनामी लाने की सलाहियत नहीं थी, फिर भी इस सिलसिले में आवाम दहशत में थी, क्योंकि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान इंडोनेशिया की ज़मीन 3 बार डुली है। हालांकि पिछला जल्जला शदीद नहीं था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का मशहूर इतवार बाजार गुज़िश्ता शब उस वक्त शदीद आतिशज़दगी का गवाह बन गया जब कमोबेश
300 दुकानें और स्टॉल जलकर खाक में तब्दील हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने का वाकया गेट नंबर 7 पर पेश आया, जहां से धीरे धीरे फैलता चला गया। चूंकि इस बाजार में पुराने कपड़े और कारपेट फरोख्त किए जाते हैं, इस वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। मकामी अफसरान का कहना है कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। उनमें एयरफोर्स की भी 2 गाड़ियां मौजूद थी, जो लगातार आग पर काबू पाने की जदोजहद करते रहे। इस वाकये में किसी हलाकत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।